हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब मेनिया में। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा सीईटी 2022 का जो एग्ज़ाम है, जो जिसकी टेंटेटिव डेट जो बताई गई है वो अगस्त बताई गई है कि अगस्त में हो सकता है, बट इट इज़ नॉट श्योर। तो आज हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहने वाला है। सबसे पहले इसमें मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। इसमें 5 डिपार्ट में डिवाइड किया गया है आपका पेपर। उसमें हिंदी होगा, सेकेंड इंग्लिश होगा, मैथ होगा और आपका रीजनिंग होगा। उसके बाद आपका जीके होगी। अब जीके 2 पार्ट में होगी, पहली स्टेट के बारे में और दूसरी होगी इंडिया के बारे में और इंटरनेशनल के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब नेबरिंग कंट्री वगैरह जो हैं, जो मेन जो चीज़ें हैं, जैसे आपका जैसे नोबेल प्राइज़ वगैरह है और जो जितने प्राइज़ जो हैं कुछ और अलग अलग तरह से, वो चीज़ें आपको नॉर्मली याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आपको ज़्यादा डीपली नहीं करना है, लेकिन इतना तो आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या मिला है, क्या पॉलिसी चल रही है, देशों में क्या आपस में रिलेशन है, एक देश अपने देश के दूसरे देश के साथ। ठीक है, ये वाली चीज़ें हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी का जो चैप्टर, हिंदी के जो टॉपिक रहेंगे उसमें रहेंगे वर्ण और अयोगवाह। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी के ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं इसके चैप्टर बना दूंगा आप सबके लिए हिंदी के, ताकि आप वहाँ से सारी चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ये जो अक्षर होते हैं अ, आ, ई, ऐ, ओ, ये इस तरह से सारे के सारे वर्ण होते हैं। और अयोगवाह सिंपली होता है ये वाला अंग अंग है जिसको बोलते हैं ना, वही होता है आपका अयोगवाह। ये 2 अयोगवाह होते हैं, अंग और आ। ठीक है, इनको बोलते हैं स्वर व्यंजन। सबको पता है, स्वर वावल्स और व्यंजन कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे अ से लेकर ओ तक। ये सारे मैं वीडियो में बना दूंगा, अगर आप कहेंगे तो सारी चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। व्यंजन विदेशी शब्द बोलते हैं जो किसी दूसरी भाषा से लिए गए हैं, जैसे हमने ले लिया क्लर्क ले लिया, तो क्लर्क को हिंदी में सेम टू सेम यूज करते हैं हम, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है, जैसे ग्लास है, तो ग्लास ग्लास को सेम टू सेम ग्लास ले रहे हैं हम, है ना। तो इस तरह से ये क्या है, बाहर की जो भाषा से लिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वर्तनी की। तो वर्तनी क्या होता है? वर्तनी एक तरह से लेखन होता है। वर्तनी हमारा होता है लेखन, कि कैसे लिखते हैं हम शब्द को, वाक्य को किस तरह से लिखते हैं, सही लिखते हैं या गलत लिखते हैं, इस तरह से। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोई एक सेंटेंस दे दिया जाएगा या एक वर्ड दे दिया जाएगा, तो पूछेगा कि इसमें से कौन सा गलत है, क्या चीज़ इसमें गलत है। या हो सकता है वो उल्टा पूछ ले कि इसमें से कौन सा सही है, यानी कि 3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक आपसे सही पूछ लेगा। शब्द के बारे में हम बात करें तो शब्द यानी कि वर्ड। तो वर्ड भी अलग अलग तरह के हैं, अलग अलग डिफरेंस है सब में। वो सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर देंगे चैप्टर में, क्लासेस में। तो इसमें कौन कौन से शब्द हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। तत्सम तद्भव शब्द जो संस्कृत से लिए जाते हैं, सेम टू सेम हम यूज करते हैं हिंदी में, वो तत्सम होते हैं। जिनको बदल के यूज करते हैं वो तद्भव होते हैं। वाक्य शोधन यानी कि वाक्य में कोई गलती है तो उसको ठीक करने को बोलेगा कि भाई इसमें बताओ कौन से पार्ट में गलती है। सेम टू सेम इंग्लिश में भी रहेगा। उसके बाद निपात होता है, यानी कि किसी कोई ऐसा वर्ड जिसके ऊपर आपको जोर दे के बोलना पड़े। जैसे मैं कहूँ कि आप खाना खाएंगे, तो आप बोलेंगे हाँ मैं खाना खाऊंगा। तो यहाँ पे जो हाँ वर्ड यूज किया गया है उसके ऊपर आपने जोर लगा के बोला है कि हाँ मैं खाना खाऊंगा, तो ये वो यहाँ पे निपात है। तो आपको मिल सकता है एग्जाम में कि भाई ये बताइए कि इस लाइन में निपात कौन सा वर्ड है, तो आपको देखना है कि किस वर्ड के ऊपर जोर ज्यादा पड़ रहा है, वही क्या है, निपात है। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा होती है नाउन। नाउन इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, या कोई ऐसी ऐसी चीज भी हो सकती है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें भाव के बारे में पता चलता है। भाव, तो भाव जैसे कि बुढ़ापा है, मिठास है। तो इन चीज़ों को हम देख नहीं सकते, हम इन चीज़ों को फील कर सकते हैं। सो जिन चीज़ों को हम फील करते हैं, महसूस करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। सर्वनाम की हम बात करें तो जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं उनको बोलते हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम जैसे कि रोहन खाना खाता है, तो रोहन यहाँ पे कौन है? संज्ञा है। लेकिन अगले सेंटेंस में मैं बार बार रोहन नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा वह हर रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाता है। तो वहां पे जो मैंने वह यूज किया है वो क्या है? आपका सर्वनाम है। क्रिया बताता है किसी एक्शन को, कोई भी एक्शन है, आप कोई भी काम करते हैं, जैसे खाना खाते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, वो सारा क्या है? क्रिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण होता है, इंग्लिश में कहें तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो होता है वो किसी स्पेशल चीज को बताता है, जैसे कि हरा हरा पेड़, तो हरा पेड़ यानी कि उसकी स्पेशलिटी क्या है? कि वो हरा है। ठीक है, क्रिया विशेषण का मतलब है कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई वर्ड जो क्रिया की विशेषता बता दे। जैसे मैं कहूँ कि जाओ, लेकिन अगर मैं ये जाऊं, अगर मैं कहूंगा जाओ तो ये है क्रिया, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि तेज जाओ, तो जो मैंने यहाँ पे तेज शब्द यूज किया है वो है आपका क्रिया विशेषण। वचन की बात करें तो वचन होते हैं एक वचन, बहुवचन, 2 तरह के होते हैं। ठीक है, यानी कि एक नंबर से ज्यादा में बदलना। जैसे बॉय का बॉयज बन जाता है, आई का आइज बन जाता है। जैसे लड़का का लड़के, लड़की का लड़कियां। लिंग जेंडर होते हैं मेल फीमेल। कारक जो होते हैं, कारक होते हैं जैसे का, के, की, ये होते हैं कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, अपादान से अलग, इस तरह से ये होते हैं वो सारे। पदबंध क्या होता है? पदबंध, पद जो होता है वो एक तरह से एक वर्ड ही होता है, एक शब्द होता है जो वाक्य से अगर अलग रहता है, अगर वाक्य में उसको यूज नहीं किया गया है तो उसको बोलते हैं पद।
और अगर वो एक दो या दो से ज्यादा होते हैं और एक क्रम में आते हैं, एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में आते हैं, तो वो बन जाते हैं पदबंध। ठीक है, वो पदबंध। ठीक है, उसके बाद आती है संधि। तो संधि का जो मतलब होता है, संधि का सिंपल मतलब होता है जोड़ना, यानी कि दो शब्दों को जोड़ के जो बनता है उसको बोलते हैं संधि। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं लेता हूं भानु प्लस उदय। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये बन जाता है भानुदय। ठीक है, ये तो होता है आपका संधि। लेकिन इसका उल्टा होता है समास, यानी कि जहां पे एक वर्ड को तोड़ दिया जाता है, एक वर्ड को तोड़ दिया जाता है दो टुकड़ों में, जैसे राजगुरु। तो इसको अगर तोड़ते हैं तो बनता है राजा का गुरु। ठीक है, राजा का गुरु, ये हो जाए समास। विराम चिन्ह क्या होते हैं, जैसे कोमा हो गया, ये हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक हो गया, ये वाले कॉलम इस तरह से हो गए, ये सारे क्या हैं। और ये जीरो होता है, जैसे डॉक्टर के बाद लिखा होता है तो ये लाघव चिन्ह होता है, तो इसको बोलते हैं विराम चिन्ह। तो विलोम शब्द उल्टे शब्द होते हैं, और समानार्थी यानी कि पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, एक अर्थ जिससे एक ही अर्थ लिखता है निकलता है, और अनेकार्थी युगम यानी कि एक से ज्यादा के लिए जैसे यूज किए जाते हैं, सेम वर्ड होते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जो किसी जैसे होते हैं ना, जैसे जो किए हुए उपकार को माने उसको बोलते हैं कृतज्ञ, जैसे जो किसी किए उपकार को न माने कृतघ्न। तो ये वाले मुहावरे लोकोक्तियां सिंपल हैं। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक क्या होता है। तो समुच्चय बोधक होता है एक्चुअल में जोड़ने वाला, यानी कि ऐसा कोई वर्ड जो जोड़ता है, जोड़ने का काम करता है। जैसे मैं कहूं कि राम कल घर आया, तो राम कल घर आया और जल्दी सो गया, तो यहाँ पे दो सेंटेंस को इसने जोड़ा है, तो ये क्या बन गया आपका समुच्चय बोधक। अब बात करते हैं विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में बोलते हैं जो किसी सरप्राइज चीज को दिखाते हैं, आप सरप्राइज हो गए किसी चीज को, विस्मय हुआ आपको। जैसे अगर मैं कहूं अरे तुम कब पहुंचे, तो यहाँ पे जो अरे शब्द मैंने यूज किया है वो क्या है आपका विस्मय बोधक शब्द है। ठीक है, अब मैं एक बुक की बात कर लेता हूं कि अगर आपको इसकी तैयारी करनी है, ये चीजें जो हैं, आप ना एक काम करना, एनसीईआरटी की एक बुक आती है 6 से 8 तक के लिए होती है, 6ठी से 8वीं क्लास की होती है, हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी व्याकरण एक बुक आती है, वो मुश्किल से 20-30 रुपए की होती होगी, पहले तो इतने की आती थी, अब पता नहीं। आप हिंदी के लिए ये वाली बुक ले लेना, पहले आप ये पढ़ लेना, कुछ मैं क्लासेस करवा दूंगा आपके लिए, उसमें ही आपका हो जाएगा हिंदी कवर। ठीक है, और चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में पहला जो बनेगा टॉपिक वो बनेगा आपका क्लोज पैसेज का। तो क्लोज पैसेज में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पैसेज ब्लैंक जिसमें दिया गया है साथ में, तो इस तरह का पैसेज आपको देखने को मिलेगा, उसमें ये वर्ड दिए मिलेंगे, वो आपको भरने हैं, इसमें देख के आपको फिल करने हैं, उनको बोलते हैं क्लोज पैसेज। ठीक है, इसकी स्पेलिंग होती है CLOZE, क्लोज पैसेज। दूसरा आपका आएगा कंप्रीहेंसिव पैसेज। अब इसमें क्या होता है, ये क्लोज तो मैंने बता दिया। कंप्रीहेंसिव में सिंपली क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दे देंगे, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसमें ये था कि आपको ब्लैंक दिए जाएंगे, इसमें पूरा का पूरा पैसेज दिया जाएगा, उसके नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको करने हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो आता है हमारा वो आता है एंटोनिम सिनोनिम्स। तो एंटोनिम सिनोनिम्स क्या होते हैं, जैसे कि उल्टे शब्द है ना। एंटोनिम्स होता है अपोजिट वर्ड, जैसे हम कहें कि हॉट कूल। ठीक है, इस तरह से हॉट जैसे कि गर्म ठंडा, इस तरह से होते हैं ना उल्टे शब्द। सिनोनिम्स होता है आपका सिमिलर वर्ड, सेम टू सेम, वही वर्ड। ठीक है, सेम मीनिंग हो जिसका। फोर्थ आपका आएगा स्पेलिंग और मिस स्पेलिंग। स्पेलिंग दी मिलेंगी आपको, वही जैसे हिंदी में बताया था मैंने कि आपको गलत स्पेलिंग दी मिलेगी, 3 गलत मिलेंगी, 1 सही मिलेगी, या 3 सही मिलेंगी, 1 गलत मिलेगी, उसमें से आपको जो उसने पूछा है वो आपको चूज करना है। ठीक है, सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में यही है आपको कि पैटर्न देखना है आपको कि किस तरह से उसने लिखा है। जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पे ए राम गुड इज बॉय। ठीक है, ये सेंटेंस आपको दे देगा, मान लेते हैं ये सिंपल है, मैंने वैसे बताया एग्जांपल के तौर पे कि इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें ये बोलेगा, ये इसके लिए बता रहा हूँ सफलिंग का होता है, यानी कि उल्टे पुल्टे कर देना एक तरह से। जैसे हमारे ताश की गड्डी होती है ना, उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, वैसे बोलते हैं कि कहीं हमें नहीं पता कहाँ पे क्या रखा है, कौन सा ताश कहाँ पे है। तो अब देखो यहाँ पे, अभी हमें ना ये पूछेगा वो कि इसको ना एक अरेंज करो इसको अच्छे से कि कौन सा सेंटेंस इससे बनेगा। तो अगर मैं इसको सेंटेंस बनाऊं तो ये हमारा बनता है राम, पहले नंबर पे आ जाएगा राम इज अ गुड बॉय, तो सीक्वेंस ये बनेगा। ठीक है, तो वो एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सीक्वेंस लिखो, तो वैसे भी लिख सकता है 3 1 4 2 5।
ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, या वो बोलेगा, या वो सीधा ये भी बोल सकता है कि अरेंज करो इनको, कैसे आएगा, राम कौन से नंबर पे आएगा, 3 पे आएगा, 1 नंबर पे आएगा, गुड कौन से नंबर पे आएगा, ऐसे इस तरह से ऑर्डर भी पूछ सकता है। वो आपको देखना है कि आप किस तरह से उसको अरेंज कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है सफलिंग ऑफ सेंटेंस। अब सेम टू सेम जो रहेगा वो आपका पैसेज के अंदर भी हो सकता है। ये तो था एक सेंटेंस की बात। अब एक सेंटेंस, एक पैसेज दे देगा आपको, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे और उसमें से उल्टे पुल्टे कर देगा वो सेंटेंस को, पहले कोई लगा देगा, फिर कोई, फिर कोई। आपको फिर एक स्टोरी बनानी है एक तरह से। तो उस स्टोरी में आपको सीक्वेंस बनाना है, ठीक है, एक उनको अरेंज करना है एक वेल मैनर्ड ऑर्डर में, ताकि उसका एक अच्छी सी कोई भी स्टोरी या पैसेज बन सके। टेंस सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस जिसको ये आते हैं वो सभी कर देगा आराम से। तो स्पॉट एंड एरर, एरर दिखाना है, जैसे कि अभी मैंने कहा, जैसे दे इज गोइंग टू गोवा, तो वो ऐसे करेगा, वो आपको इसके 3 टुकड़े कर देगा, जैसे ऐसे टुकड़े कर दिए उसने, 3 टुकड़े कर दिए। वो पूछेगा कि ए बी सी किस में यहाँ पे मिस्टेक है, तो वो आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे दे के साथ कभी भी इज नहीं आता है, बिकॉज इट इज सिंगुलर, ये एक वचन है, एक वचन वर्ब है, ये इसके साथ नहीं आती। दे के साथ क्या आता है, आर आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बीज ऑप्शन रहेगा, वो हमारा ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट हम कहेंगे फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक में वो आपको कोई भी, ये इसमें कोई स्पेसिफाई कुछ नहीं बताया गया है कि कौन सी चीज़ें, कौन से आपको ब्लैंक वो देगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वो आपको टेंस के बेस पे भी दे सकता है, वो आपको किसी और अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कोई एक जो सुटेबल वर्ड होगा तो उसके बेस पे भी दे सकता है, या आपको जैसे आर्टिकल के बेस पे भी दे सकता है कि आर्टिकल क्या आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें क्या करना है आपको कोई सेंटेंस दिया मिलेगा, वो कहेगा कि इसको इंप्रूव करो। हो सकता है कि उसके अंदर कुछ मिस्टेक दी गई हो, तो वो बोलेगा कि आपको इसको ठीक करना है, इसमें क्या गलती है, उसको आपको ठीक करनी है, तो आप ठीक करिए। तो उसमें आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम, कौन सी सेंटेंस या कौन सा वर्ड वहाँ पे गलत है। हेल्पिंग वर्ड हो सकती है, वो नाउन हो सकती है, संज्ञा या प्रोनाउन हो सकती है, वर्ब हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम वहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा इडियम। इडियम मुहावरे होते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में मुहावरे बोलते हैं, इंग्लिश में इडियम बोलते हैं। फ्रेज यानी कि एक छोटा सा पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो हिंदी में इसको वाक्यांश कहते हैं, ठीक है। यानी कि वाक्यांश का अगर शॉर्ट में करें तो वाक्य प्लस अंश, वाक्यांश। तो वाक्य का अंश मतलब टुकड़ा, तो वाक्य का जो टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, लेकिन ये एक सुटेबल मीनिंग हमको दे देता है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे अगर मैं कहूँ, इसका एग्जांपल के तौर पे हम लें, फ्रेज के तौर पे हम लेते हैं, जैसे गिव अप, ठीक है, हम ले लेते हैं गिव अप। तो गिव अप का सिंपल मीनिंग है कि हार मान जाना। तो ये क्या है, ये एक फ्रेज है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब, हमें इसने लिखा तो एक वर्ब है, एक अप बता दिया, इन दोनों का वैसे तो कोई मीनिंग नहीं बनता अगर सेपरेट कहें तो, लेकिन क्या है, ये बताता है कि ये क्या है, कि इसका मतलब है कि वो मतलब हार मान जाना। तो अगर आप अलग अलग पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं निकलता है, दोनों को साथ पढ़ोगे तो उसका मतलब बनता है हार मान जाना। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वही है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत सारे जो शब्द मैंने बताया था अभी, कृत, घन, कृतज्ञ, वो वाला टॉपिक इसमें कवर हो जाता है। तो अब इसके लिए आप जो न्यूज़पेपर है वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर आप पढ़िए, और उसमें जितने भी हार्ड वर्ड आते हैं जो वो पढ़िए। साथ में साथ जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं पिछले सालों के, वो कोई भी पेपर है, चाहे वो आपका HSSC का है, SSC का है, कोई भी है, तो वो आप यूज करिए और उसके बेस पे वो हो जाएगा, ठीक है। उसमें जितने भी वर्ड आते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, सब उसके बेस पे ही कवर अप हो जाएगा आपका। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं सोचना है, ज़्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या करना है आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी इंग्लिश का ले लीजिए, साथ में मोबाइल में डिक्शनरी ले लीजिए, कोई भी ऑफलाइन डिक्शनरी डाउनलोड कर लीजिएगा और वो पढ़ लीजिएगा। देखिए द हिंदू मत पढ़िएगा, क्योंकि अगर आपने पहले से ही अगर ये सोचेंगे कि द हिंदू पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है। उसको पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ऐसी बात नहीं है कि उसको नहीं पढ़ सकते, लेकिन पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको समझने में और उसको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है। जब तक आप उसकी टर्म समझ में आती है, तो आप सिंपली टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जितने जो वर्ड आते हैं वो आप देख सकते हैं। धीरे धीरे करके आप लेवल बढ़ा लीजिए, तो फिर बाद में आप हिंदू पे चले जाइएगा, द हिंदू पे जा सकते हैं, ठीक है। एकदम से डायरेक्ट द हिंदू मत पढ़िए, तो वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है, आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो डाउनलोड कर लीजिए, और उसमें जितनी भी इंग्लिश ग्रामर की जो भी चीज़ें आई हुई हैं वो आप सोल्व करिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो जनरल नॉलेज यहाँ पे आती है हमारी स्टेट लेवल की। तो सबसे पहले स्टेट लेवल की जनरल नॉलेज की हम बात कर लेते हैं। तो स्टेट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं।
तो स्टेट में सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में अब बात यहाँ पे हरियाणा की हो रही है। तो हरियाणा की हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें हरियाणा में हुई हैं वो सारी चीज़ें आप याद करेंगे। जैसे कि पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं हमारे यहाँ पे, पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। वो हरियाणा कब बना था, देश के हरियाणा के फ्रीडम फाइटर कौन है, नेता कौन है, ये वाली चीज़ें आप क्लियर करिए अच्छे से। क्या क्या कहाँ से बना था, जैसे पहले पंजाब के साथ था तो बाद में अलग हो गया था, तो कब हुआ था, है ना। उसके साथ साथ करंट अफेयर और ये जो है हमारी असेंबली की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी है, विधान परिषद की कितनी है, इस तरह से अलग अलग ये चीज़ें आप कवर करेंगे। वो साथ में आपका पॉलिटी भी कवर कर देगी। उसके बाद हम लिटरेचर की बात करते हैं। तो लिटरेचर मतलब कि हमारे यहाँ पे जो बुक्स लिखी गई हैं, अब बुक्स जैसे हरियाणा में बुक्स तो नहीं लिखी जाती, वो हिंदी में ही लिखी जाती हैं, लेकिन किसी ने तो लिखी है, यानी कि उनका अनुवाद किया गया है। तो जैसे पोइट है, तो किसी कौन सा पोइट है, जैसे हरियाणा के जो कवि हैं उनका नाम है जैसे उदय हंस नाम है उनका। तो आप वहाँ पे जाके यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, द पोइट ऑफ हरियाणा स्टेट, ठीक है। या उनको कहते हैं जैसे स्टेट पोइट ऑफ हरियाणा, ऐसे लिखेंगे ना तो उदय हंस नाम आ जाएगा उनका। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप करेंगे जैसे कोई मैगजीन छपी है हमारी यहाँ पे, कोई मैगजीन है, कोई न्यूज़पेपर है जो पहले हिस्ट्री में जो छपा था, पहले हमारे यहाँ से कोई शुरू किया गया होगा, जैसे वॉर हुआ था अंग्रेजों के साथ में, उस टाइम पे वो चीज़ें हम इसमें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी लिटरेचर में जो भी आता है, साहित्य हमारा जो भी है ना, जैसे सांग वगैरह हो गई, और सांग के साथ साथ जो भी लेखनियाँ लिखी गई हैं वो सारी इसमें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा आता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या क्या चीज़ें आप कवर करेंगे। ज्योग्राफी में आप हरियाणा का जो लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड है, वो लॉन्गिट्यूड है, वो आप करेंगे, जैसे कहाँ पर है, कितने डिग्री पर है, और किस जगह पे प्रेजेंट है हमारा हरियाणा, और किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, किसके साथ, किस देश के साथ करता है कि नहीं, ये वाली चीज़ें आप इसमें कवर करेंगे। और ज्योग्राफी में साथ साथ सोइल कैसी है यहाँ की, पहाड़ है कि नहीं है, कौन सी हिल्स है यहाँ पे, साथ में कौन सी रिवर है यहाँ पर, ठीक है, रिवर है, झील कौन सी हैं, ठीक है, और माउंटेन है कि नहीं है, या जो भी है, साथ में मिनरल्स के कौन कौन से खनिज पदार्थ जो यहाँ पे निकलते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, RAL बनेगा ये, ठीक है। और दूसरे देशों के साथ क्या है, माइनिंग दूसरे स्टेट के साथ हमारा कैसा लिंक है, कितने कहाँ पर क्या, जैसे रिफाइनरी वगैरह हो गई या थर्मल प्लांट हो गए, ये सारी चीज़ें आप इसमें कवर करेंगे। आप देख लेना, जो भी चीज़ें आपको दिखे बस वो आपको करनी है। सिंपली ये है कि आपको अपने हरियाणा के बारे में सब कुछ जानना है, ठीक है। उसके बाद है सिविक्स की बात, हम इकोनॉमिक्स की बात हम कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या है कि हरियाणा की इकोनॉमी कैसी है, क्या क्या यहाँ पे होता है, क्या क्या मिनरल्स निकलते हैं, वो सारी चीज़ें ही काउंट की जाती हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। हरियाणा की जो GDP है वो कितनी है, तो हम GDP की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सेक्टर का किस में कितना योगदान है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये उस पर वेबसाइट पे जाइए, गूगल पे, वहाँ पे चेक करिए और ढूंढिए कि हरियाणा कितना GST पे करता है, कौन सा रैंक है हरियाणा का जो जेंडर इक्वालिटी जो इंडेक्स है वो कितना है, और एम्प्लॉयमेंट में कितना है, एम्प्लॉयमेंट रैंक कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये चीज़ें आप सारी करिए। और एजुकेशन लेवल कितना है हरियाणा का, और पीस लेवल कितना है, ये वाली चीज़ें आप, ये नॉर्मली है, आपको जितना आपको पता रहेगा क्वेश्चनों के बारे में, आपको अगर एग्जाम में अगर अलग तरह से भी क्वेश्चन आता है तो आपको इसका एडवांटेज ये रहेगा कि आप कम से कम क्वेश्चनों को मैच कर पाएंगे, आप रिलेट कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये चीज़ मैंने वहाँ ऐसे पढ़ी थी, तो ये हो सकता है कि ये इस तरह से निकल सकता है ना। कोई चीज़ पॉजिटिव है तो आप सोचोगे कि भाई तीन जो ऑप्शन है वो नेगेटिव बता रहे हैं, एक पॉजिटिव बता रहा है, तो आपको इसका आइडिया रहेगा कि हाँ ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ है आपका जैसे जो प्लान वगैरह हैं, अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमी में कितना पैसा आता है, कितना कितना किस सेक्टर में खर्च होता है, जैसे कोल माइनिंग में, एजुकेशन में, मेडिकल फैसिलिटीज़ में, ये वाली चीज़ें, ठीक है, ये वाली चीज़ें आपको ध्यान करनी है। सिविक्स की बात हम करते हैं, नेक्स्ट सिविक्स पे आते हैं। तो सिविक्स क्या होता है, सिविक्स एक्चुअल में होता है कि जो राइट और ड्यूटी होती है हमारी, जैसे हमारे पास हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं ना, फंडामेंटल राइट्स को, ये हमारे जो मौलिक अधिकार है ना, ये इसमें काउंट करते हैं, सिविक्स में आ जाते हैं ये। जैसे हमारा इक्वालिटी का, समानता का अधिकार है ना, और सुंदरता का अधिकार, ये जो 6 हैं, पहले 7 होते थे, तो 6 में से अब ये है कि एग्जाम्पल कौन सा इसमें से हटा दिया गया है वो आपको देखना है। आपको संपत्ति का अधिकार जो है वो अधिकार हटा दिया गया है, तो आप अगर एग्जाम में आता है कि कौन सा अधिकार हटा दिया गया है, तो वो संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया है। नेक्स्ट पॉलिटी की बात करते हैं। तो पॉलिटी में आपको याद रखना है कि हरियाणा, ये दोनों में करना है आपको, ये नेक्स्ट जो है कि GK इंडिया के लिए उसमें भी करना है और इसमें भी करना है, ठीक है। तो पॉलिटी में सारा आप जैसे मौलिक अधिकार हो गए, इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो आप कर लेंगे, है ना।
करंट में देखिए आप, करंट में क्या चल रहा है, किस चीज़ से चीज़ें बदल रही हैं, वो वाले आर्टिकल आप देखिए, है ना। जैसे फंडामेंटल राइट के तो आप करेंगे ही करेंगे, है ना। जैसे फिर उसके बाद जैसे हम बात करें कि जैसे चेंज कर देते हैं, है ना, कोई भी कुछ भी संशोधन कर देते हैं, तो किसके थ्रू होता है वो होता है आर्टिकल 368 के थ्रू संविधान में संशोधन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो एनवायरनमेंट कैसा एनवायरनमेंट है यहाँ का, एटॉमिक मतलब कि पोल्यूशन कैसा है, किस तरह का है, और यहाँ पे फसलें क्या होती हैं, है ना, ये चीज़ें, कौन कौन सी क्रॉप्स यहाँ पे होती हैं, बायोस्फीयर कैसा है, कौन सी बर्ड सेंचुरी यहाँ पर है, एनिमल्स कौन से हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, है ना, दलहन तिलहन, ये सारी चीज़ें आप, ये क्वेश्चन इसमें रिलेट हो जाएंगे एनवायरनमेंट में, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में हमारा जैसे डांस है, तो सॉन्ग कैसे हैं, लोकल लोकल कल्चर कैसा है, हर जगह का अलग अलग होता है, ये आपको करना है, क्या क्या पहनावा हमारे यहाँ पे है, क्या क्या चीज़ें हम पहनते हैं, है ना, अलग अलग चीज़ें, ये आप कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो आर्ट एंड कल्चर में उसके बाद आता है कस्टम, कि हमारे यहाँ पे प्रथाएं कौन कौन सी, जैसे शादी पे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें पहनते हैं, है ना, तो अलग अलग जो त्यौहार मनाते हैं वो किस तरह से मनाते हैं, क्या चीज़ें दी जाती हैं, ये बच्चा होने पे क्या चीज़ें दी जाती हैं, ये मैंने वही बुक देखी थी, उसमें ऐसा बता रहे थे कि अलग अलग चीज़ें, उसमें फोटो वगैरह दिए हुए थे कि ये गले में पहनने वाले को क्या कहते हैं, हाथ में पहनने वाले को क्या कहते हैं, ये उसमें आ जाता है, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। नॉर्म्स की बात हम करें तो नॉर्म्स में आता है कि वो रूल जो सारे के सारे सब पे लागू होते हैं, तो उनसे रिलेटेड ये चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें कि नॉर्म्स का मतलब है कि सब पे लागू होने का मतलब ये है कि भाई पब्लिकली कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, बड़ों का आदर करेगा, उसके साथ साथ अगर आप लाइन में खड़े हैं तो वेट करेंगे, ऐसे ही नहीं है कि आप बीच में घुस जाएंगे। लेकिन ये क्या है कि ये राइट नहीं है हमारे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मौलिक अधिकार नहीं है, ये बस एक ड्यूटी है हमारी, ये मोरल नेचर को बताता है, नैतिकता को बताता है कि भाई हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, ये इस चीज़ को बताता है। तो ये नॉर्म्स हैं, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन मिलते हैं तो शेयर कर दिए जाएंगे आपके साथ। उसके बाद करते हैं सोसाइटी का एक एग्जाम्पल था, तो सोसाइटी में क्या क्या होता है, इसमें सोसाइटी रह गया शायद। तो सोसाइटी में इस तरह से आपकी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें चल रही है, जैसे हम बात करते हैं एजुकेशन लेवल की, हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई, कॉलेजेस वगैरह हो गई, और आपके अराउंड जो जो चला हुआ है वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है वो, और स्टेट यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है, इस तरह से ये चीज़ें आप कवर कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर के लिए आप सिंपली आप डेली न्यूज़ वगैरह देखिए, और जो भी करंट में न्यूज़ चल रही है उनको आप पेपर पे लिख लीजिए, कोई नोट्स ले लीजिए, कोई बुक वगैरह उस पर लिखते रहिए, और साथ में जब आप रिवीजन करेंगे एग्जाम से पहले तो वो जल्दी से समझ में आ जाएगा आपको। तो करंट की ध्यान रखिए, हरियाणा में जो हो रहा है और इंडिया में जो हो रहा है दोनों करिए आप। अब ये मत सोचिए कि ये सिर्फ हरियाणा के बारे में बात हो रही थी तो सिर्फ हरियाणा के बारे में ही। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, जो इंडिया के लिए है, जो जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उसमें सब कवर हो जाएगा। तो अगर आप इंडिया के लिए करते हैं तो आप हरियाणा का भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ये वाले टॉपिक जो सिविक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, और साथ में करंट अफेयर हो गया, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में एक तरह से ये भी लिख लीजिए जो ट्राइब्स हैं, SC ST वाला, ये भी कि कौन सी ट्राइब कहाँ पे है हमारे। वैसे हरियाणा में ST कम है, लेकिन फिर भी अगर कोई है तो हो सकता है उसी से पेपर में आ जाए क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट ये देखिए, हमारा जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे थे, तो जनरल अवेयरनेस में ध्यान से देखिए एनवायरनमेंट के बारे में जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या कौन सा बर्ड हमको मिला, कौन सी स्पीसीज हमको मिली नई, तो क्या कौन सा जानवर एंडेंजर्ड है, यानी कि वो बिल्कुल खत्म होने के कगार पे है, कौन सा खत्म हो चुका है, ये भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। एनवायरनमेंट में इसमें रिलेटेड हो जाता है कि कौन सी गैस एनवायरनमेंट में कितने % है, किस गैस से कितना नुकसान होता है, इस चीज़ें से, ठीक है। एटॉमिक रेडिएशन है, ये वाली चीज़ें, तो ये सारी की सारी एनवायरनमेंट के अंदर ही आ जाती हैं, ठीक है। तो ये सारा आप इसमें कवर कर लेंगे एनवायरनमेंट के अंदर। और उसके बाद नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, ये सभी हो गया, मैंने बता दिया। इंडिया और नेबरिंग कंट्री के साथ, ये मैंने बताया था पहले कि भारत का दूसरे देशों के साथ क्या संबंध है, कैसे संबंध है, और इसके साथ ही कौन से देश के साथ कौन सी सीमा लगती है, बॉर्डर का नेम जरूर याद करेंगे, ठीक है। कौन से देश के साथ कौन सा बॉर्डर टच होता है, उसका नाम क्या है। और इंडिया देखो अभी यहाँ पे आ गया ना, इंडिया के बारे में आपको क्या करना है, तो इंडिया के बारे में आपको करना है कि भाई इंडियन पॉलिटी करनी है आपको, आर्ट एंड कल्चर करना है, ज्योग्राफी करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, जनरल पॉलिसीज का मतलब ये है कि जैसे अभी चला हुआ ना अग्निवीर, ये जो अग्निवीर का जो चला हुआ ये पॉलिसी लेकर आए हैं, तो ये जो है ये पॉलिसी आई, इस तरह से जो पॉलिसी आती हैं तो वो पॉलिसी क्या क्या बन रही है हमारे लिए, जैसे इंद्रधनुष है, आयुष्मान भारत है, तो वो पॉलिसी है। ये सारी पॉलिसी आपको याद रखनी है कि कौन सी पॉलिसी किसके लिए है और कब वो लागू हुई थी, ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को,
उसके बाद वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन, ये सारे इनके बारे में कब बने थे, कहाँ पे इनके हेडक्वार्टर वगैरह हैं, कि भारत इनका सदस्य है कि नहीं है, कितने देश इसके सदस्य हैं, ये वाली चीज़ें आप इसमें कर लेंगे। और प्रेजेंट में कौन इनके चेयरमैन है या प्रेसिडेंट हैं या डायरेक्टर हैं, जो भी हैं। एनवायरमेंट मैंने कवर कर दिया। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में सिंपली वो चीज़ें आती हैं कि एक देश से दूसरे देश के अंदर जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ गया है, आना जाना या इन्वेस्ट करना पैसे, वो चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद आता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट की हम बात करें तो क्लाइमेट में हमारे हरियाणा का या देश का एनवायरनमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा है, वो हम बात कर लेते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं नॉर्थ की बात करते हैं, जैसे हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, फिर साउथ में हम केरला की बात करते हैं। तो दोनों का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वो वहाँ पे पूछा जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे क्लाइमेट में मानसून कब आता है, कहाँ आता है, पहले आता है, ये वाली चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। बारिश का लेवल कब होता है और सर्दी का लेवल कब होता है, कब कितना लेवल तक होता है, क्या टेम्परेचर रहता है, ये चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। इवेंट्स में आ गया नॉर्मल, वही इवेंट जो चलते रहते हैं, वही करंट के, वो आप याद कर लेंगे। जनरल साइंस की अगर बात करें तो जनरल साइंस में आपको करना पड़ेगा जो नॉर्मल केमिस्ट्री, फिजिक्स है, आपकी बायोलॉजी है, वो वाली चीज़ें आप इसमें कवर कर लेंगे। साथ में जो भी आपका बीमारियां, जैसे कोविड के बारे में ही पूछा जा सकता है कि कौन सा इंजेक्शन या कौन सी वैक्सीन बनाई गई, किसने बनाई, है ना। तो 3 बनाई गई थी, तो उनमें से कौन सी किसने बनाई थी, वो ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती हैं। कंप्यूटर लिटरेसी का मतलब है कि कंप्यूटर के बारे में आपको जो है जानकारी होनी चाहिए, नॉलेज आपके पास इतनी होनी चाहिए। और इसमें जो है ना, इसमें आप जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आप ज़रूर करके जाइएगा। शॉर्टकट कीज़ हैं वो आप ज़रूर करके, जैसे कंट्रोल प्लस सी करते हैं तो वो कॉपी के लिए होता है, और कंट्रोल प्लस वी कर देते हैं तो वो आपका पेस्ट के लिए हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कीज़ वगैरह हैं वो आप करके जाइएगा। साथ में आप इसके लिए ब्राउज़र कौन कौन से हैं वो करके जाइएगा। ब्राउज़र क्या होता है, सर्च इंजन कौन कौन से हैं वो बता के जाइएगा। सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं वो करके जाइएगा। हार्डवेयर क्या क्या होता है वो करके जाइएगा। ठीक है, और साथ में कौन सी संस्था, जैसे IBM कहाँ कहाँ किस देश की है, और माइक्रोसॉफ्ट कहाँ की है, और एप्पल किस देश की कंपनी है, सैमसंग किस देश की है, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना ये सारी चीज़ें। तो ये जैसे ये पूछ लेंगे i5 का मतलब क्या है, i5 जनरेशन है ना, ये 5th, ऐसे i5 जो उसका प्रोसेसर होता है, तो प्रोसेसर के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। और HDD के बारे में, हार्ड डिस्क ड्राइव होता है ये, जिसमें हमारा स्टोरेज होता है, ये उससे रिलेटेड होता है। साथ में SSD होता है। ये जो छोटी छोटी टर्म है ना, ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे 1 GB में कितने MB होते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो 1 GB में जैसे 1 GB बराबर होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है ना। तो इस तरह से अलग अलग लेवल है इसके, तो वो आप इसमें करके जाइएगा। और जैसे अगर मैं कहूँ कि 1024 जो है, अगर मैं कहूँ GB, तो वो इक्वल होता है 1 TB के, 1 टेराबाइट। ठीक है, तो वो इसके बराबर होता है। तो ये इस तरह की टर्म आप करके जरूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैथ। तो मैथ के बारे में बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल जो वैल्यूज आती हैं, जैसे अगर ये दे दिया इस तरह से, इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला दे देगा। जैसे ये दे देगा 49 प्लस 49 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर, इस तरह से हुए क्वेश्चन जो आते हैं उनका स्क्वायर करना है, उनको ऐड करना, ये आते हैं सिंप्लीफिकेशन में। डेसिमल में आते हैं, दशमलव पॉइंट पे जो आते हैं वैल्यू, है ना, 0 जैसे 10.567 है, ऐसे कुछ दे देगा, उसमें ऐड करके कुछ और ऐड कर देगा, माइनस कर देगा, तो उस तरह के जो डेसिमल पॉइंट में आते हैं। फ्रैक्शन होती हैं भिन्न होती हैं, जैसे कि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। जैसे कि 4/5 है, तो किसी चीज़ का 4/5 करो, 5/6 करो, इस तरह से अलग अलग चीज़ें आपसे पूछ सकता है। 2 नंबरों के बीच में रिलेशनशिप पूछ सकता है कि कौन बड़ा है। जैसे एग्जांपल, ये इसी से रिलेटेड हो सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि भाई दो हमें दे दिए, जैसे वो कहेगा कि 5/6, 8/7, 8/9 और 7/8, इनमें से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, ये भी वो आपको, ये इसको बोलते हैं रिलेशनशिप, कि कैसे वो रिलेट कर रहा है आपस में। उसके बाद है LCM और HCF आएगा, रेशियो आएगी, अनुपात समानुपात, परसेंटेज आएगा, रूट आएगा, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 2 है तो ये स्क्वायर रूट है, और अगर यहाँ पे 3 है तो ये क्यूब रूट है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे 2 नहीं मिलता है तो इसका मतलब एक्चुअल में क्या है, वो स्क्वायर रूट ही है। वो लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन वो स्क्वायर रूट है। लेकिन अगर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब, यहाँ अगर वो 3 होगा तो 3 पे उसको 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि वो क्या रहेगा, क्यूब रूट आपके लिए रहेगा। ठीक है, एवरेज की बात हम करते हैं, तो एवरेज मतलब औसत होता है कि 5 लोगों के इतने मार्क्स हैं, तो एक का औसत क्या होगा, सबको बराबर, किसी चीज़ को बराबर कर देना। ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे 500 रुपये का खर्च आता है,
है ना। लेकिन हमने क्या किया था, हमने 4 डिशेज़ मंगाई थी अलग-अलग, ठीक है। तो उसमें क्या है कि किसी ने खाया, किसी ने कोई डिश अच्छी नहीं लगी, किसी ने खाई, किसी ने नहीं खाई। लेकिन क्या किया हमने, हम गए थे 5 बंदे, तो 5 बंदों ने उसको 500 को डिवाइड कर दिया, तो हो गया हमारा 100। तो 100 हमारा हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि एक बंदे को 100 रुपये देने पड़ेंगे, तो उसको बोलते हैं औसत, ठीक है। तो भाई उसने खाया ना खाया, लेकिन वो एक औसत है, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, डिस्काउंट यानी कि छूट कितनी मिली आपको, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मेंसुरेशन मतलब कि जो आपके एरिया से रिलेटेड होते हैं और क्षेत्रफल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मेजरमेंट, जिसको एक तरह से कह सकते हैं कि किसी चीज़ को मापना, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इस तरह से। और पार्टनरशिप का मतलब है कि दो बंदों ने 2, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं, वो पार्टनरशिप में कोई कंपनी शुरू करते हैं, तो उसमें से लेकिन बाद में शुरू में किसी ने पैसा लगाया, फिर हो सकता है कि एक बंदा वापस चला गया, या हो सकता है 2 बंदे और आ गए, तो उनकी पार्टनरशिप का रिलेशन इस तरह के क्वेश्चन में बनेगा। मिक्सचर हम कहेंगे कि जैसे एक 5 लीटर दूध था, उसमें 2 लीटर क्या मिला दिया हमने, और पानी मिला दिया, तो उसका रेशो क्या हो गया, इस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। टाइम और वर्क, और टाइम एंड डिस्टेंस, ये दोनों क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। यानी कि 5 आदमी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी कितने दिन में करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। स्पीड की बात करें तो एक रेलगाड़ी 1 घंटे में 100 किलोमीटर चलती है, तो 5 गाड़ियाँ नहीं, 5 गाड़ियाँ नहीं, तो वो 2 ढाई घंटे में कितने में चलेगी, कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। टेबल और ग्राफ की बात करें तो टेबल यहाँ पे जैसे कुछ इस तरह से कोई टेबल दे दी जाएगी, उसमें कुछ डेटा दे दिया जाएगा, जो आपसे पूछेगा कि ये इसका कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है, बी सी का कितना परसेंट है। तो ये एक किस्म से ये डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, डीआई जिसको बोलते हैं, ये उसका क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री की हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री से सब अवेयर हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, ये वाली चीज़ें जो हैं, और टेंजेंट थीटा, ये सारे किस्में रिलेट करते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में। बेसिक अलजेब्रा नॉर्मल चीज़ें हैं जो अलजेब्रा आप करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले वगैरह जो है यूज करके जो बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेसिक अलजेब्रा। साथ में ज्योमेट्री की बात करते हैं, तो ज्योमेट्री में आपको जैसे अब कोई पॉइंट निकालना है, वर्टिसेस निकालना है, केंद्र बिंदु निकालना है ना, तो जैसे ये दे देगा इस तरह से कि एक्स वाई और जेड है, ये जैसे x1 y1 या x2 y2, तो इस तरह से इनके बीच का मिड पॉइंट निकालिए, या इस तरह से कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, और ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप देख लीजिएगा, ठीक है। ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन ये भी बनेंगे, जैसे एंगल कितना है, यहाँ पे ये 60 है, ये 50 है, तो ये कितना है, ये पूछ लेगा ये कितना है ना, तो इससे पहले ये निकालना पड़ेगा हमको, तो ये 70 हो जाएगा, ये 120 हो, नहीं 110 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये वाले, ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके ज्योमेट्री में आते हैं। रीजनिंग की हम बात करते हैं अब। रीजनिंग नेक्स्ट हमारा जो है सब्जेक्ट शुरू होता है। तो रीजनिंग में सबसे पहला टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। सिंपली है कोडिंग डिकोडिंग है, जैसे ए को जेड के साथ रिप्लेस करना है, अलग अलग तरह से कि किसी वर्ड को अगर किसी कोड में A B लिखते हैं तो दूसरे उसमें क्या लिखेंगे वो आपको दिया मिलेगा एग्जाम में। दूसरा वर्ड बिल्डिंग, तो वर्ड बिल्डिंग में क्या होगा कि आपको जो अक्षर है वो उल्टे पुल्टे करके दिए जाएंगे, एक तरह से सफल करके दिए जाएंगे, उसमें से आपको वर्ड बनाना है। तो कोई भी एक वर्ड बनाना आपको दिया जा सकता है कि इन अक्षरों से कौन सा, यानी कि इन अल्फ़ाबेट से कौन सा वर्ड बनेगा, वो आ सकता है। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज की हम बात करें तो नंबर का जैसे सीरीज होती है हमारी, इसमें हमारा ये चीज़ें आएंगी जैसे 2, 5, 7, नहीं 8, 11, इस तरह से जो है सीरीज, ये नंबर के अकॉर्डिंग जो सीरीज बनेगी वो बोलते हैं उसको अर्थमेटिक सीरीज। नंबर सीरीज में भी यही आ जाएगा, सेम टू सेम यही चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। अर्थमेटिक रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जैसे आपने देखा होगा कि एक सर्कल दिया जाता है, उस सर्कल में क्या करते हैं कि अलग अलग नंबर लिख दिए जाते हैं, तो वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी इस तरह से कोई एक ये दे दिया सर्कल, तो उसमें ऐसे अलग अलग बना देगा आपको, ये दे देगा इस तरह से, तो यहाँ पे जैसे 8, 2, 21, 5, 7, 12, इस तरह से ये बहुत सारे ऐसे लिख के दे देगा सब जगह। तो फिर आप उससे पूछेगा कहीं भी एक जगह मान लो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा वो बताइए, है ना। तो ये आते हैं इसमें अर्थमेटिक रीजनिंग में। नंबर क्लासिफिकेशन में आपको बताना है, नंबर क्लासिफिकेशन की बात करें, जैसे कोई नंबर आपको दे दिया, जैसे हम बात करते हैं कि 713 और 614 605 एंड 703। तो इसमें से आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा डिफरेंट है ना। तो इसमें अगर आप सबको ऐड करके देखें तो 7 + 1 + 3 11 होता है, 6 + 1 7 और 4 11, 6 + 5 11, लेकिन ये यहाँ पे क्या होता है 10 होता है। तो इस तरह से ये इसका ये डिफरेंट है, तो ये आ जाएगा। सेम टू सेम ऐसा अल्फ़ाबेट में भी होता है, सेम टू सेम अल्फ़ाबेट में भी ऐसा ही होता है। उसमें जैसे ये पूछ लेगा, ये दिखा देगा आपको कि भाई कितने
कितने उसमें वावल हैं, कितने कॉन्सोनेंट हैं, इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन रखा जा सकता है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे ये लेते हैं, तो जैसे ACXZDFUWEGTV, तो इनमें से ध्यान से देखेंगे कि सब में कौन से में DYZ। अब इसमें कौन सा वावल ढूंढना है सब में, तो इसमें वावल आप देखेंगे तो इसमें A वावल है, इसमें U वावल है, इसमें E वावल है, लेकिन यहाँ पे कोई भी वावल नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ये नंबर क्वालिफिकेशन है ये ऊपर वाला, और नीचे वाला है आपका अल्फ़ाबेट क्वालिफिकेशन। सिंबॉलिक ऑपरेशन में वो आते हैं जैसे 3 + 5, इस तरह से 5 और डिवाइड 6, और फिर बाद में बोलते हैं कि प्लस को बदल दो प्लस को बदल दो माइनस में, मल्टीप्लाई को बदल दो डिवीजन में, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। सिंबॉलिक ये भी सेम है, रिलेशन में मतलब ब्लड रिलेशन वगैरह, वो उसकी दादा की बहन का, भाई का, इस तरह से वो जो होते हैं इस तरह से उनको बोलते हैं रिलेशंस। नेक्स्ट हमारा आता है फिगरल एनालॉजी जो है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे इस तरह से 2 डॉट दे देगा और 2 ऐसे बना दिया, ये एक फिगर हो गया, फिर दूसरे फिगर में इस तरह से बना देगा, फिर तीसरे फिगर में फिर ऐसे करके बना देगा, है ना, और फिर फोर्थ में ऐसे बना देगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सारे किसमें आते हैं, फिगरल एनालॉजी में आते हैं। और फिगरल सीरीज भी ऐसा ही होता है, कोई खास उसमें डिफरेंस नहीं होता, बट वो एक सीरीज होती है कि आपको सीरीज बनानी होती है कि कैसे आप सीरीज बना पाएंगे उसकी। जैसे ये होता है ना, ऐसे पहले ऐसे बना देंगे, फिर उसको उल्टा करके एक और अलग तरह से ऐसे बना देंगे, है ना, स्टार बना के फिर ऐसे बना देंगे, फिर लास्ट में ऐसे करके कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से जो होते हैं वो होते हैं फिगरल सीरीज। क्लासिफिकेशन भी सेम तरह से आ जाता है। फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, अब इसमें क्या होता है कि ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं इस तरह से कि ऐसा बॉक्स दे देगा और पूछेगा ये बताइए, ये आते हैं आपके पैटर्न के अंदर, ठीक है। एम्बेडेड जो फिगर्स हैं लास्ट वाला ये कुछ इस तरह से आते हैं, पहले कुछ ऐसा बना मिलेगा, नेक्स्ट में ऐसा, नेक्स्ट में ऐसा, इस तरह से 4 ऑप्शन मिलेंगे, और इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। नेक्स्ट वाला लास्ट वाला जो होगा वो आपको बताएगा। इसके ऊपर एक जो मेन जो रहेगा वो एक ऐसे दे देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन मिलेंगे उसके नीचे, उसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा उसमें से एग्जैक्ट बनेगा। ऑब्जर्वेशन में आप एक क्वेश्चन आएंगे जैसे ये इस तरह से है, तो वो आपको पूछेगा कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं। तो जैसे 1 2, तो दोनों को जोड़ दो, 1 + 2 = इसके अंदर 3 ट्रायंगल हैं, ये बन जाएगा। पंच हॉलमार्क पैटर्न पे रहेगा, जैसे कि कोई पेज आपको बोलेगा कि कोई एक आपके पास पेज है, उसको एक बार मोड़िए, एक बार लेफ्ट में मोड़िए, एक बार बीच से मोड़िए, उसके अंदर एक होल कर दीजिए, अब बताइए उसके अंदर कितने होल हैं। सीमेटिक सीरीज की बात करते हैं, तो सीमेटिक एक तरह से क्या होता है, रिलेशनशिप को दर्शाता है। तो भाई कोई चीज़ किससे कैसे रिलेट है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं कि जैसे एनिमल है, तो एनिमल अब जैसे कैसे हो सकते हैं, मैमल हो सकता है, ठीक है, मैमल हो सकता है। दूसरा फिश है, उसके साथ साथ जो वाटर है वो वाटर में रहती है। तो इस तरह से जो वर्टिब्रेटा है, यानी कि तो वर्टिब्रा जैसे कि कौन से होते हैं जो जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, मैमल जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपस में एक ये रिलेशन है, आपस में इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें, ये सिमेट्रिक के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। सिंबॉलिक की हम बात करते हैं, तो सिंबॉलिक में जैसे सिंबल वगैरह दिए जाते हैं अलग अलग तरह से, तो और उनके बीच में जैसे ये डार्क कर दिया, उसके बाद ये दूसरा, सॉरी ये ऐसे नहीं बनेगा, उसके बाद फिर ऐसे बना दिया, उसके बाद इसको डार्क कर दिया, पहले इसको डार्क कर दिया, फिर इसको डार्क कर दिया। तो इस तरह से फिर नेक्स्ट आएगा, उसको ऊपर ले जाके ऐसे कर देंगे, अरे नहीं ऐसे कर देंगे, इसको ऊपर वाले को डार्क कर दिया, लास्ट में पूछेगा, नेक्स्ट में पूछेगा कि इसमें से नेक्स्ट कौन सा आएगा, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जैसे नेक्स्ट में ये बन जाएगा, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। और वेन डायग्राम में जैसे कुछ कुत्ते शेर थे, कुछ भेड़ें शेर थी, इस तरह से जो ये वेन डायग्राम इस तरह से बनता है उनको बोलते हैं ड्राइंग इनफेरेंस के मतलब। ट्रेंड्स की हम बात करें तो ट्रेंड्स में था हमारा, जैसे इस तरह के क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पे 3 7 21 ऐसे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई और नंबर दे देंगे, जैसे मान लो 3 दे देते हैं, और यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। देखो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ये श्योर क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ नॉट ए राइट क्वेश्चन, ये सिर्फ मेरी जम्पशन है, मैंने बताया कि इस तरह से क्वेश्चन आएगा, वो ज़्यादा नहीं सोचना है कि ये तो गलत है, इस तरह से तो ये गलती भी हो सकता है, सही हो सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल। कंसेप्ट की बात करें तो कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो यूज़ किए जाएंगे, और जैसे मैथमेटिकल यूज़ हम कह सकते हैं, जिसमें मैथ्स वगैरह का यूज होता है, मैथ्स के बगैर सोल्व नहीं होंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट भी बनेंगे जिनका कंसेप्ट ही लगेगा, कोई लॉजिक नहीं होता है, जस्ट एक कंसेप्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। क्रिटिकल थिंकिंग की बात हम करें तो उसमें अजम्पशंस दी जाएंगी आपको कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, स्टेटमेंट वगैरह दिए जाएंगे जैसे, और उसमें निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, कंक्लूजन निकालना पड़ता है ना, कथन वाला क्वेश्चन जो कह सकते हैं कि जिसमें कथन वगैरह दिए जाते हैं उनको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग वाले। उसमें हमको निकालना पड़ता है कि आप निकालिए कि इसमें कौन सा जो है
निष्कर्ष निकलता है। ये वाले क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। तो इसमें भी मोस्टली आपके जो क्वेश्चन काउंट होंगे वो जो मैथमेटिक के साथ जो रिलेट करके बनेंगे, मैथ्स के साथ रिलेट करके जो क्वेश्चन बनेंगे वो आते हैं आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में, जिसमें आपको अपनी तरफ से कुछ ऐड करना पड़ता है, जैसे कोई फॉर्मूला वगैरह ऐड करना पड़ेगा। तो वो जो क्वेश्चन आते हैं उनको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा दिया जाएगा आपको। उसके बाद इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस, ये वाले क्वेश्चन होते हैं आपकी इंटेलिजेंस पावर पे बेस। जैसे इनका कोई लॉजिक नहीं होता है, जैसे कि हम बात करें कि आप किसी चीज़ को किस तरह से किस वे में सोच रहे हैं, है ना। तो वो इससे ये चेक करते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ना। इस एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह दिया जाए कि एक आतंकवादी है, उसको वो भाग रहा है आपके सामने, तो आपके पास गन है, तो आप उसको मारेंगे कि नहीं मारेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या सोचते हैं, आपके इमोशंस क्या कहते हैं, आपकी सोशल वैल्यूज़ क्या कहती हैं कि भाई मुझे उसको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। अब इमोशनली होकर तो आप सोच सकते हैं कि वो तो आतंकवादी है, मैं उसको मार दूँ। लेकिन सोशल की बात करें तो सोशली वे में बात करें तो वो अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, या हमें नहीं पता है। अगर वो प्रूफ भी हुआ तो हमें क्या पता है कि वो आतंकवादी है। कोई ऐसे पास से कोई आवाज़ लगाएगा कि आतंकवादी भाग रहा, तो क्या आप उसको मार देंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, पकड़ के पूछताछ होगी, उसके बाद जो होगा फिर वो डिसीजन लिया जाएगा। तो ये जो टॉपिक है इसको बोलते हैं सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस। और नेक्स्ट इसमें देखो एक पॉइंट बड़ा ही चालाकी के साथ दिया गया है कि अदर सब टॉपिक्स, यानी कि सब टॉपिक्स का मतलब है कि और कुछ चीज़ इन्होंने छोड़ा ही नहीं है कि भाई जो कुछ भी आ गया बाकी बच गया वो भी इसके अंदर ही इंक्लूड है। ठीक है, तो मतलब आपको रीजनिंग तो सारी ही करनी पड़ेगी, ऐसा इन्होंने बोला है। तो जैसे अब थोड़ा सा बुक्स की बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ेंगे। देखिए आप यूट्यूब पे जाइएगा, कहीं पे भी आपको नॉर्मल जो है ये टॉपिक मैंने बता दिए हैं। यहाँ से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोचिंग नहीं ले रहे हैं तो अपना भाई जो सेंटर है आपका वहाँ से भी तो कवर करिए। नहीं ले रहे हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, वहाँ पे जाके देखिए, इनके नोट्स बना लीजिए कि क्या चीज़ कौन सी कह रहा है, किस तरह से करनी है। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप कोई बुक ले आइए, प्रैक्टिस के लिए कोई बुक ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छी तरह से आपका वो तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो था ये पूरा सिलेबस था। हालांकि ये थोड़ा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें जो है मुझे बतानी पड़ी, हर एक चीज़ें, और आपको एग्जाम्पल भी देके बताने पड़े, तो ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो से जो कुछ भी सीखा है तो बहुत अच्छा है। और अगर आपने ऐसी ही वीडियो चाहते हैं आगे और भी, तो आपका मन करे, आपको अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।